हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सभी टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ, आज मैं अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप कभी नहीं भूलेंगे, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ और हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा दोस्तों, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पीयूष ग्रंथि क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसा कि दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह नलिका विहीन होती हैं, नलिका नहीं होती हैं और हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यह जो है इसमें वाहिकाएं नहीं होती है, नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए नलिका विहीन कहा जाता है और हार्मोन्स को सीधे ही रुधिर में छोड़ती हैं। जैसे कि दोस्तों, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। तो जैसा कि दोस्तों, एंडोक्राइन के अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सेक्स ग्रंथियां आती हैं, जिसमें से मैं पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है वह अन्य सभी ग्रंथियों को कार्यों को नियंत्रित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों, एक क्वेश्चन और बोला जाता है कि पीयूष ग्रंथि तो सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, अब पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको भी नियंत्रित करने वाला एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। ये ध्यान में रखिएगा। मास्टर ग्लैंड की जब भी बात करें तो पीयूष ग्रंथि ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पीयूष ग्रंथि जो है इनफंडिबुलम या हाइपोथैलेमस से एक छोटे वृत्त द्वारा जुड़ी रहती है। यह कहाँ पे स्थित होती है दोस्तों? यह कपाल की स्फिनायड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गर्त में होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। और मक्का यानी मटर के दाने के समान यह गोल गोल होती है और इसका वजन जो है 0.5 ग्राम होता है। यह दोस्तों 3 पालियों में बटा होता है, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब मध्यपाली जो है अल्प विकसित होता है और पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोला जाता है। तो अग्रपाली जो होता है दोस्तों, यह पीयूष ग्रंथि का 3/4 भाग होता है, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस। और अग्रपाली यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एंड पश्चपाली यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है, यह मस्तिष्क की डायन सफेलान की अधर दीवार से विकसित होती है। और पश्चपाली यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रपाली यानी एंटीरियर लोब, ठीक है, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस की। इससे 7 हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसा कि सबसे पहला है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स भी बोला जाता है। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स यानी एसटीएच भी शार्प में बोला जाता है, अथवा इसको वृद्धि हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स जीएच भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। जैसा कि इसका कार्य क्या है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स का, एसटीएच का, यह हमारे शरीर की वृद्धि को प्रभावित करता है।
यह ऊतकों के क्षय, कोशिकाओं के विभाजन, हड्डियों व पेशियों के विकास और संयोजी ऊतक की वृद्धि को प्रभावित करता है। लंबी अस्थियों पर अधिक प्रभाव डालता है यह। दोस्तों इस हार्मोन्स के स्त्राव को प्रेरित कौन करता है? वृद्धि हार्मोन्स के स्त्राव को प्रेरित करता है हाइपोथैलेमस के वृद्धि हार्मोन्स मुक्ति तत्व यानी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर। और इसके यानी वृद्धि हार्मोन्स के स्त्राव को घटाता कौन है? तो वृद्धि हार्मोन्स के स्त्राव को घटाता है वृद्धि हार्मोन्स निरोधक तत्व यानी ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटिंग फैक्टर। एंड दोस्तों वृद्धि हार्मोन्स को तो समझ गए, हमारे वृद्धि को प्रभावित करता है। एंड दोस्तों जब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स यानी कि जीएच की या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स की अल्प स्त्राव हो यानी कमी हो, तो वृद्धि हार्मोन्स के अल्प स्त्राव से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? इससे होता है बौनापन यानी डिवार्फिज्म और पिट्यूटरी मिक्सिडिमा। जो बौनापन होता है, डिवार्फिज्म होता है, वो बचपन में कम स्त्राव से बच्चा बौना हो जाता है, बढ़ता नहीं है। उसके बौनेपन को एंटीलियोसिस बोला जाता है एंड बौनों को मिडगेट्स कहते हैं। ये तो बचपन में होता है कम स्त्राव से बौनापन डिवार्फिज्म। एंड पिट्यूटरी मिक्सिडिमा जो होता है यह वयस्कों में होता है, यानी थायराइड के अल्प स्त्राव के समान लक्षण, यानी थायराइड की कमी हो जाती है उसमें भी मिक्सिडिमा होता है। तो थायराइड के अल्प स्त्राव के समान इसमें लक्षण होते हैं। इसमें व्यक्ति की कमजोरी हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन अंगों का पूर्ण विकास रुक जाता है। तो ये सभी लक्षण होते हैं। एंड दोस्तों ये तो अल्प स्त्राव के कारण होने वाले रोग थे। अब कहीं अधिक स्त्राव हो गया आवश्यकता से, तो वृद्धि हार्मोन के अति स्त्राव से होने वाले रोग कौन है? तो इसमें अति वृद्धि और अग्रातिकायता हो जाता है। अति वृद्धि यानी कि गिगांटिज्म, यह बाल्यावस्था में जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से होता है। इसमें हष्ट पुष्ट भीमकाय यानी ग्वाइंट व्यक्तियों का विकास होता है। इसको पिट्यूटरा भीमकायता भी कहते हैं। एंड वयस्कों में क्या होता है? अग्रातिकायता यानी एक्रोमिलेगी। यह वयस्कों में जीएच की अधिकता से होता है यानी ग्रोथ हार्मोन्स की अधिकता से। जैसे कि इसमें गोरिल्ला के समान क्रूर भीमकाय व्यक्ति इसमें हो जाता है, इसको एक्रोमिलेगी कहते हैं। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि हाथ पांव या शरीर का आवश्यकता से अधिक असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? तो एक्रोमिलेगी कहते हैं। इसलिए अंदर से घुस के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं अग्रपाली से दूसरे हार्मोन्स कौन निकलता है? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जिसे जीएच भी बोला जाता है। तो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो होता है यह सेक्स ग्रंथि के हार्मोन्स के स्त्राव को नियंत्रित करता है। नर में वृषण एवं मादा में अंडाशयों के उत्तेजना होता है इसके कारण। एंड लैंगिक परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी एवं लैंगिक कार्यों की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है। यह दो प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव करता है, जैसा कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स एंड ल्यूटिन परक हार्मोन्स, जिसे अंतराल कोशिका हार्मोन्स या इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोला जाता है। जो फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स होता है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है या फसच, यह महिलाओं में अंडाणु यानी ओवम व पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म के उत्पादन और उसके विकसित करने का कार्य करता है। ये ध्यान में रखिएगा। एंड जो ल्यूटिन परक हार्मोन्स होता है, ल्यूटिनिंग हार्मोन्स होता है, यह महिलाओं में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन एवं स्त्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसे सीटीएच भी बोला जाता है। यह एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से उत्पादन होने वाले कार्टिसोल नामक पदार्थ के उत्पादन को नियंत्रित करता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो एड्रिनल ग्रंथि विनष्ट हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स की कमी हो जाती है
तो एड्रिनल ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन है थायरोट्रोपिन हार्मोन दोस्तों, जिससे शुरू है उसी चीज को नियंत्रित करती है, जैसे कि एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसको नियंत्रित करती है, एड्रिनल ग्रंथि को। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन किससे नियंत्रित करेगी, थायराइड ग्रंथि को। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यह क्या करता है, यह थायराइड ग्रंथि के कार्यों को प्रेरित व नियंत्रित करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स थायरॉक्सिन के उत्पादन को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से थायराइड के अति स्त्राव के कारण उत्पन्न लक्षणों के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसको हाइपोथैलेमस से स्त्रावित थायरोट्रोपिन मुक्ति तत्व इसके प्रभाव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, जिसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी बोला जाता है। यह क्या करता है, मादा के गर्भ के दूध के निर्माण में प्रेरित करता है, यानी दूध का निर्माण करता है। इसका स्त्राव कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के स्त्राव से होता है। इसकी कमी से दुग्ध निर्माण बाधित होती है। इसके स्त्राव को उत्प्रेरित कौन करता है, हाइपोथैलेमस से स्त्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन्स मुक्ति तत्व इसको उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स है डायबेटोजेनिक हार्मोन्स। यह क्या करता है, यह उपापचय को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव जो है प्रोटीन व वसा पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव जो है इंसुलिन के ठीक विपरीत यानी प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट हार्मोन है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। यह क्या करता है, यह जो है त्वचा की कोशिकाओं में मिलेनिन रंग के कणों को फैलाकर त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये था अग्रपाली यानी एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 हार्मोन्स। एंड दोस्तों मध्यपाली जो है अल्प विकसित होता है, उससे कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है। अब बात करेंगे पश्चपाली यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं, बेसोप्रेसिन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी बोला जाता है और पिट्रेसिन भी बोला जाता है, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले बात करेंगे बेसोप्रेसिन की, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स अथवा पिट्रेसिन भी बोला जाता है, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स एडीएच भी बोला जाता है इसको, इसलिए तीनों नाम को याद में रखिएगा। बेसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी बोला जाता है, एडीएच, और पिट्रेसिन भी बोला जाता है। तो बेसोप्रेसिन अथवा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या है, यह दोस्तों इसका कार्य है, यह वृक्क की जो हमारी किडनी होती है उसकी वाहिनियों जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, तो नेफ्रॉन वृक्क की वाहिनियों यानी नेफ्रॉन एवं उसकी कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स यानी बेसोप्रेसिन जो है जल को अवशोषण करता है वृक्क में, वृक्क नलिकाओं में यानी नेफ्रॉन में। जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम कर देता है, इसी कारण इसे मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या बेसोप्रेसिन की कमी हो जाता है तो इसकी कमी से होने वाले रोग कौन होते हैं, तो इसके कमी से मूत्रलता यानी डायूरेसिस रोग हो जाता है। जैसा कि दोस्तों यह जल को अवशोषण करता है, जब कमी हो जाएगी तो जल को अवशोषण कम कर पाएगा, जिससे मूत्र गाढ़ा हो जाएगा। जल का अवशोषण कम होगा तो मूत्र पतला हो जाएगा और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मूत्रलता यानी डायूरेसिस में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और कम जल का अवशोषण करेगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र पतला हो जाएगा, यानी मूत्र के साथ पानी की अधिक मात्रा निकलने लगती है तथा मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा बन जाता है। इससे रुधिर दाब कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, रुधिर गाढ़ा रहेगा तो उसका ब्लड जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा और रुधिर दाब कम हो जाएगा। इसकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं दोस्तों, जैसे कमी से कम जल का अवशोषण करेगा तो अधिकता से ज्यादा जल का अवशोषण कर देगा, तो इसकी अधिकता से होने वाले रोग है डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है। कमी से मूत्रलता डायूरेसिस रोग होता है और इसकी अधिकता से डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, ध्यान में रखिएगा। डायबिटीज इंसिपिडिस इसकी अधिकता से, जब अधिक इसकी अधिकता हो जाएगी दोस्तों तो अधिक जल का अवशोषण करेगा, अधिक जल का अवशोषण करेगा तो पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी,
पेशाब की मात्रा कम होगी तो पेशाब गाढ़ा हो जाएगा और रुधिर पतला हो जाएगा। ठीक है, तो जब पेशाब की मात्रा कम जो मूत्र की मात्रा कम होगी तो बार बार पेशाब आता है और शरीर से अधिक पानी निकलता है। ठीक है, और मूत्र गाढ़ा और रुधिर पतला हो जाता है, इससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, रुधिर पतला होगा तो ज्यादा फ्लो होगा तो रुधिर दाब इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, एंड दूसरा हार्मोन्स है न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे पीटोसिन भी बोला जाता है। यह क्या करता है दोस्तों, दूध का स्त्राव करता है। जैसे कि मैंने पिछले बताया था इसी के पिछले पार्ट में कि दूध बनाता कौन है, लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और दूध का स्त्राव कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। तो इसका निर्माण जो होता है गर्भावस्था की अंतिम स्थिति में होता है ऑक्सीटोसिन का, तथा गर्भाशय की दीवार की अनैच्छिक पेशियों के संकुचन को करता है, जिससे यह प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने में सहायता करता है। इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों हमने जाना पीयूष ग्रंथि क्या है, इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, सभी हार्मोन्स के कार्य क्या हैं। आई होप कि दोस्तों आपको एक एक पार्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। एंड नेक्स्ट वीडियो में जितने भी टॉपिक छूटे हुए हैं सभी टॉपिक को क्लियर करूंगी। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।